हेलो गाइस। अनअकैडमी पर आप अगर कुछ भी परचेज करें तो आप कोड डालेंगे कैपिटल लेटर में झा सर, JHASIR, झा सर। जब भी अनअकैडमी आपसे कोई कोड मांगे तो ये कोड का यूज करना। इससे आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो भी आप कुछ भी चीज परचेज करते हो अनअकैडमी में तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट जो है वो इस कोड का उपयोग करते हुए मिलेगा। और अनअकैडमी 9 दिसंबर 2021 से ये अपने प्राइजेस बढ़ा रही है, तो ये प्राइस बढ़ने से पहले तुरंत जो है वो आज ही परचेज कर लो। जो भी कोर्स आपको अनअकैडमी से परचेज करना है तो अगर उसके बारे में विचार कर रहे हो तो कर लो। बाकी ऑप्शनल के लिए बताया जा रहा है कि 7 ऑप्शनल के कोर्सेज 8 दिसंबर से यानी कि मतलब चालू हो चुके हैं। 7 ऑप्शनल के कोर्सेज, अगर आपका PSIR ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी है, राइट, या फिर फिलोसफी है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो आप इसको तुरंत जो है वो ज्वाइन करें और झा सर का कोड यूज करेंगे तो इसमें भी आपको बेस्ट डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ यूपीएससी 2022 के लिए, 2023 के लिए बैचेस भी जो है वो शुरू हो रहे हैं। झा सर का यूज कर कोड का यूज करना और डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। और फ्री में भी अगर आप करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी है अनअकैडमी में, राइट। हर संडे 11 बजे एक टेस्ट सीरीज होती है जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी, प्राइजेस वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है, राइट, मंडे टू फ्राइडे। फिर डेली स्टैटिक के क्विज, जनरल स्टडीज के क्विज भी जो है वो चलते हैं। इवन अगर आप हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है झा सर अकेडमी नाम से, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से भी आप अनअकैडमी के रात में 9 बजे मैं टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाता हूं। तो रात में 9 बजे जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, तो आप उस लिंक के माध्यम से भी जो है वो ओपन करके टेस्ट दे सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए लोन चाहिए तो अनअकैडमी आपको लोन भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो प्रोवाइड कराता है। 2 घंटे में लोन हो जाता है। ईएमआई पर भी आपको जो है वो कोर्सेज मिल जाते हैं, राइट, अनअकैडमी के, तो उसके माध्यम से भी जो है वो आप कोर्सेज ले सकते हैं। और झा सर, फिर से याद दिला देता हूँ, JHA SIR, बिना गैप दिए एज इट इज, ऐसे कैसे आप लिख दोगे तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएंगे अनअकैडमी में। रेफरल कोड पे आपको इस झा सर का यूज करना है। ठीक है गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स को। सर छोटू राम हमारा टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। रमप्पा मंदिर के बारे में बात करेंगे, तेलंगाना की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये हम लोग को देखने को मिल रही है। एक मैप पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन देखेंगे इंग्लिश चैनल की, इस लोकेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, राइट। और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का एंटी कन्वर्जन कानून क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ओपेक प्लस क्या है, तो इस पर बात करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं गाइज आज के, जिनको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। गाइस बात करेंगे सर छोटू राम के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और साथ ही साथ प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस सर छोटू राम का जन्म हुआ था 1881 में। ये एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, ब्रिटिश इंडिया की पंजाब प्रोविंस के। और साथ ही साथ 1937 में इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनके जो काम है वो उत्पीड़ित समुदाय के हित के लिए हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने उत्पीड़ित समुदाय जो होते हैं, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज जो थी, उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम किया था। तो इस चीज को देखते हुए इन्हें नाइट की उपाधि जो है वो दी गई थी। और ये को फाउंडर रह चुके हैं नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के। और 2 कानून, कृषि कानून, एग्रेरियन लॉज इन्होंने लागू किए थे 1934 में और 1936 में। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। 1934 का पंजाब ऋणग्रस्तता राहत अधिनियम और 1936 का पंजाब कर्जदार सुरक्षा अधिनियम, पंजाब रिलीफ इंडेटनेस एक्ट 1934 का और पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936 का। ये 2 कानून थे, एग्रेरियन लॉ थे, ये कृषि कानून थे जिनको इनके द्वारा लागू किया गया था। और इस कानून के लागू होने के बाद किसानों को साहूकार के चुंगल से मुक्त कराया था इन्होंने, सर छोटू राम ने। और जो किसानों की जो जमीन थी वो उनको वापस मिल गई थी। जो उनके अधिकार थे उनकी जमीन के,
वो उनको वापस मिल गए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर छोटू राम जी से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे रमप्पा मंदिर के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और रमप्पा मंदिर ये अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है और तेलंगाना की पहली ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि रमप्पा मंदिर कहां पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेलंगाना याद रखिएगा। और इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है वो अभी प्राप्त हुआ है, राइट। इस मंदिर की बात करें तो तेलंगाना में ये मंदिर है और ये मंदिर किसके ऊपर बना हुआ है, तो एक प्लेटफॉर्म है 6 फीट ऊंचे सितारे के आकार का एक मंच है। सितारे स्टार शेप्ड का एक प्लेटफॉर्म है 6 फीट ऊंचा जिस पर यह मंदिर स्थित है, राइट। इस मंदिर की जो दीवारें हैं, जो पिलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, और जो सीलिंग्स है, जो छत है, तो उसमें बताया जाता है कि काकातीया मूर्तिकारों की नक्काशी हमें देखने को मिलती है। यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन वॉल्स, पिलर्स और सीलिंग्स को जो है वो काकातीया स्कल्प्टर्स जो हुआ करते थे, यानी कि मूर्तिकार जो हुआ करते थे, उन्होंने सजाया है। और ये टेंपल जो है गाइस, इसका नाम भी एक आर्किटेक्ट के नाम पर रखा गया, वास्तुकार रमप्पा के नाम पर रखा गया। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। गाइस देखिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रमप्पा मंदिर जो है उसका निर्माण कब हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ और किसके द्वारा करवाया गया। तो 13वीं शताब्दी में, और एग्जैक्टली काफी सारी जगहों पर डेट भी लिखी हुई है 1213 एडी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1213 एडी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। काकातीया राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला रुद्रया, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राचेरला रुद्रया, राइट, याद रखिएगा ये नाम। और इस मंदिर के पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है। इस मंदिर के जो देवता जो है वो रामलिंगेश्वर स्वामी है, याद रखना ये वाला फैक्ट भी आपको। तो ये तो बात कर ली हमने रमप्पा मंदिर के बारे में, तेलंगाना का ये मंदिर रमप्पा मंदिर। और काकातीया डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 12वीं और 13वीं सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि काकातीया राजवंश हुआ करता था, राइट। और ये पहले कल्याण के पश्चिमी चालुक्य, जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं कल्याण के, तो उनके सामंत थे ये। और इनका शासन वारंगल के पास एक छोटे से क्षेत्र पर था, राइट। और इस राजवंश के अंदर जो पावरफुल लीडर्स जो थे, प्रतापी शासक जो थे, वो गणपति देव और रुद्रमा देवी जैसे हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। प्रताप रुद्र प्रथम की अगर हम लोग बात करें, जिसे काकातीया रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये काकातीया शासक प्रोल द्वितीय के पुत्र थे। और इनके शासन काल के दौरान काकातीयों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने 1195 एडी तक राज्य पर शासन किया था, राइट। और प्रताप रुद्र प्रथम के शासन काल के दौरान शिलालेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था। इसके अलावा काकातीयों ने अपनी पहली राजधानी हनमकोंड, तो ये चीज आपको याद रखनी है गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकातीया की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी हुआ करती थी। तो हनमकोंड या हनमकोंडा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी ओरुगल्लू या फिर वारंगल में स्थानांतरित कर ली, ट्रांसफर कर ली। और काकातीया राजवंश के शासक के रूप में रुद्रमा देवी के शासन काल के दौरान महान इलातवी यात्री मार्को पोलो ने काकातीया साम्राज्य का भ्रमण किया था। अक्सर क्वेश्चन यह भी बनता है कि किस इटालियन ट्रैवलर ने काकातीया किंगडम पर विजिट किया था, तो मार्को पोलो आपको याद रखना है। और उनकी प्रशासनिक शैली की प्रशंसा भी करी थी मार्को पोलो ने, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये बात कर ली हमने थोड़ी से, पहली बात हमने टेंपल के बारे में करी, रमप्पा टेंपल के बारे में, मंदिर के बारे में। फिर हमने काकातीया एम्पायर के बारे में एक जनरल सा आइडिया लिया।
अब हम बात करते हैं कला और वास्तुकला के बारे में, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो 12वीं शताब्दी में रुद्रमा देवी के पिता द्वारा एक काकातीया तोर तोरणम बनवाया गया था और ये बहुत ही फेमस है। काकातीया तोरणम बहुत फेमस है गाइस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि कहां पर है काकातीया तोरणम। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं काकातीया तोरणम कहां पर है? और इसके बारे में गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा, इसकी इमेजेस वगैरह काफी सारी हैं, वो आप देखिएगा तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि किस टाइप का ये काकातीया तोरणम है। राइट, तो 12वीं शताब्दी में इसको जो है वो बनाया गया था। राइट, इसका निर्माण किया गया था। बताइए जरा कहां पर है ये काकातीया तोरणम। और आपको एक और फैक्ट मैं बताता हूं, काकातीया तोरणम जो है ना वो एम्बलम है तेलंगाना का। ये एम्बलम है, ये तेलंगाना का प्रतीक चिन्ह हम लोग को देखने को मिलता है, काकातीया तोरणम। राइट, और कहा यह भी जाता है कि ये काकातीया तोरणम जो है उसमें काफी सारी चीजें जो है वो सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप उससे मिलती जुलती है, यानी कि उसके जो गेटवे जो है, उसका जो द्वार जो है उससे मिलती जुलती है काकतीय तोरणम की काफी सारी फीचर्स। राइट, और वारंगल में एक दर्शनीय पाखल झील का निर्माण गणपति देव द्वारा करवाया गया था। तो यह वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और तेलंगाना के अंदर या फिर इन जनरल हम लोग वारंगल की बात करें तो यहां पर 1000 पिलर का एक मंदिर भी है, काफी फेमस। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1000 स्तंभ मंदिर कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है वारंगल में। और काकातीया शासन के दौरान ही इसे बनाया गया था। राइट, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को काकातीया वास्तुकला का भी देखने को मिलता है। अच्छा, एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कोहिनूर डायमंड से रिलेटेड। कोहिनूर डायमंड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आज की डेट में कोहिनूर डायमंड जो है वो ब्रिटिश क्राउन में जड़े हुए रत्नों में से एक हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो आपको पता है ब्रिटिशर ये कोहिनूर डायमंड हमारा लेकर चले गए थे। तो आपको बताऊं कि काकातीया डायनेस्टी के दौरान ही कोहिनूर डायमंड जो है उसकी माइनिंग की गई थी। और ये पहले जो ओनर जो थे ना कोहिनूर डायमंड के, वो काकातीया डायनेस्टी के शासक थे। तो कितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू आपको पता लगी है। तो ये सब बातें हमने जानी काकातीया डायनेस्टी के बारे में। इनकी सोसाइटी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो काकातीया शासन के दौरान जो कास्ट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता था वो रिजिड नहीं था। राइट, यानी कि कठोर नहीं था, जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। इनफैक्ट वहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं दिया जाता था। मतलब जैसे हमें पहले के समय पे लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें, राइट, लेटर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उस समय हमें देखने को मिलता था कि वर्ण सोसाइटी हुआ करती थी। सोसाइटी जो थी वर्ण पर डिवाइड हो गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। राइट, सबके। और ये जो सोसाइटी जो बटी थी, ये आप अगर पढ़ेंगे अर्ली वैदिक सोसाइटी को, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये वर्ण सिस्टम लाया गया था तो ये लोगों को जॉब्स एलोकेट की थी कि ब्राह्मण जो है उनका काम होगा टीचिंग करने का, या फिर पुजारी जो है मंदिर के पुजारी वो ब्राह्मण कहलाएंगे। राइट, क्षत्रिय जो होंगे वो शासन करेंगे या मिलिट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, कॉन्कर करेंगे। तो ये सब एक्टिविटी, वॉरियर होंगे। राइट, क्षत्रिय लोग। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी कि लोगों को जो ये वर्ण सिस्टम के तहत जो कैटेगरी जो बनाई गई थी वो उनके जॉब के आधार पर बनाई गई थी। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। उनके काम के आधार पर ये सोसाइटी या फिर ये डिवीजन जो है वो किया गया था सोसाइटी में, काम के आधार पर। बट बाद में जाकर इसने एक शेप ले लिया प्रॉपर। किस टाइप का शेप लिया कि जो जैसे कि ब्राह्मण जो है उसका बेटा भी ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये हिरार्की जो है वो बन गई एक प्रकार की, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो इसके कारण सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, स्पेशली शूद्र की अगर हम लोग बात करें। राइट, तो उन लोगों के लिए और लोअर कास्ट के लिए बड़ी दिक्कतें होने लगी। तो ये जाति व्यवस्था जो है वो शुरू हो गई। राइट, तो ये हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड से देखने को मिल रही है। अभी कल को ये इससे रिलेटेड ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स में कोई न्यूज आएगी या कोई अलग से कुछ टॉपिक आएगा तो मैं और डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अभी जो हम लोग काकतीय रूल के बारे में बात करें तो आपको बेसिक सी चीज ये पता होनी चाहिए कि जिस समय सोसाइटी में ये डिवीजन था, ये जाति व्यवस्था थी, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में काकतीय शासन के दौरान ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रोफेशन ले सकता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पेशे को अपना सकता था, यानी कि प्रोफेशन, जॉब को जो है वो अपना सकता था। राइट, और लोग बाग जो है वो बाउंडेड नहीं थे ऑक्यूपेशन बाय बर्थ के तौर पर। राइट, यानी कि पुजारी का बेटा जो है वो पुजारी ही बनेगा, पूजा ही करेगा। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। राइट, तो देखिए उस काल की यहां पर बात हो रही है जिस काल में ये सब चीजें बहुत हाई लेवल पर थी, पीक लेवल पर थी। तो याद रखना काकतीय रूल के दौरान सोसाइटी जो थी उसमें इस प्रकार के वन सिस्टम के आधार पर कोई डिवीजन हम लोग को नहीं देखने को मिलता था।
और काकतीय रूल जो था गाइस वो फाइनली एंड हुआ 1323 एडी में। और ये कब हुआ? जब वरांगल जो है उस पर कब्जा कर लिया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। गाइस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डायरेक्टली चीजें पूछी जा सकती है कि इंग्लिश चैनल कहां पर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अटलांटिक ओशियन जो है, अटलांटिक महासागर जो है, उसका ये पार्ट है इंग्लिश चैनल। और ये किसको सेपरेट करता है? तो ब्रिटेन के एक आइलैंड को सेपरेट करता है नदर्न फ्रांस के साथ और ज्वाइन करवाता है नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन के साथ। तो देखिए दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक, इंग्लिश चैनल जो है वो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये ब्रिटेन को फ्रांस के साथ सेपरेट करता है, इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। गाइस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति से रिलेटेड, कि ये समिति जो है इसका काम क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आपदा प्रबंधन, क्राइसिस को या डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो नेचुरल कलामिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, प्राकृतिक आपदाएं जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनको देखते हुए प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से जो रिलीफ मेजर जो है, राहत उपाय जो हैं, तो उनको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई है। तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस कमेटी का काम क्या है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं और उसके कारण जो स्थिति खराब हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अर्थक्वेक, भूकंप के कारण जो स्थिति खराब होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, लाइफ का लॉस होता है, बहुत स्थिति खराब होती है। तो उस जब स्थिति खराब होती है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट सचिव। और इसमें दूसरे मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो सभी जितनी भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, मंत्रालय और विभाग जो भी इससे संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट से या क्राइसिस रिलीफ मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है, राइट, तो उन सभी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डायरेक्शन देती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि एक ग्रुप होता है जो क्राइसिस को ग्राउंड लेवल पर मैनेज करने के लिए बनाया गया है, तो ये कमेटी उसे डायरेक्शन देती है कि उनको क्या क्या करना है, किस प्रकार से सिचुएशन को ठीक करना है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रोधी कानून के बारे में, एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने टोटल 108 केसेस इस कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर किए हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले उत्तर प्रदेश ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, अध्यादेश लेकर आई थी, फिर बाद में इसने से कानून जो है वो बना दिया, एक्ट जो है वो बना दिया इसी साल। तो मैं पूरी डिटेल में आपको इस एक्ट के बारे में समझाऊंगा, यानी कि इस ऑर्डिनेंस के बारे में समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग को एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या फिर नहीं भी अपना सकते। यानी कि ये सामने वाले इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको धर्म को फॉलो करना है या नहीं करना, या किसी धर्म में कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। तो ये पूरी का पूरा जो है वो फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल का हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया, राइट। बट आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में फोर्सफुल कन्वर्जन बैन है। कोई भी व्यक्ति फोर्सफुली सामने वाले व्यक्ति के धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, राइट। तो इसी पर थोड़ी यहां पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अध्यादेश सामने आया है, एक ऑर्डिनेंस सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को चेंज करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल कहलाया जाएगा, वो एक ऑफेंसिव क्राइम कहलाया जाएगा और उस पर बेल तक नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पर अब ये चीज देखने को मिलेगी कि शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली शादी करने के लिए, तो फिर जो है वो एक गंभीर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में माना जाएगा।
तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है और उस चीज पर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो सभी चीज को डिटेल में निचोड़ेंगे, डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डिनेंस क्या है। ये ऑर्डिनेंस का नाम है उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया है इस अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि शादी मैरिज करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रिलीजन कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो एक अपराध कहलाया जाएगा, अपराध माना जाएगा और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बेल तक नहीं मिलेगी इस ऑफेंस में। और जो कन्वर्जन करते हैं तो उनको डिफेंड करना होगा, बताना पड़ेगा कि उन्होंने शादी करने के लिए वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, यानी कि उनका जो रिलीजन कन्वर्जन है वो सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है, राइट। उनकी आस्था है धर्म में। अब देखिए आस्था की बात हुई तो एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है जो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, राइट। बट एक और चीज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तक ये कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी धर्म को अपना रहे हैं तो ये जरूरी है कि उस इंडिविजुअल का फेथ उस धर्म में होना चाहिए, उस धर्म को वो मतलब वाकई में फॉलो करना चाहिए। ऐसे सिर्फ नाम के लिए कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, राइट। उसका ऐसे कन्वर्जन का कोई आधार नहीं होगा अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ नाम के लिए कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी है कि सामने वाले का फेथ धर्म में होना चाहिए, वरना कन्वर्जन किसी काम का नहीं है। तो ये वाली चीज भी है, तो फेथ होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये वाली चीज भी याद रखना। तो यहां पर यही चीज कही गई कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस चीज को देखा जाएगा और सामने वाले व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो जो कन्वर्ट हुए हैं वो अपनी मर्जी से हुए हैं, उनका फेथ है उस धर्म में, ना कि शादी करने के लिए वो कन्वर्ट हुए हैं, राइट। इसके अलावा नोटिस पीरियड सामने लगे, यानी कि एक इंडिविजुअल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको नोटिस पीरियड देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कल को आप आगे चल के यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस आईपीएस बन जाते हो, स्पेशली आईएएस क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो अगर आप वो बन जाते हो तो फिर आपके सामने ऐसी एप्लीकेशन आएगी, कलेक्टर के पास ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे, वो पूरा आपके ऊपर रहेगा, आपके डिस्क्रिशन के ऊपर पूरी ये चीज रहने वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, जिला अधिकारी जो होंगे, उनसे अनुमति लेनी होगी 2 महीने पहले, राइट। 2 महीने पहले, 2 महीने के नोटिस में अनुमति लेनी होगी कि वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे, फाइनल जो डिसीजन होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा कि वो अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर कन्वर्जन होता है महिलाओं के द्वारा, यदि किसी महिला द्वारा मात्र विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है, सिर्फ मैरिज के पर्पस के लिए अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे विवाह को नहीं माना जाएगा, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि ऐसी शादी जो है वो नहीं मानी जाएगी। पेनाल्टी की बात करें तो कोई इंडिविजुअल अगर सिर्फ मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल होगी कम से कम 1 साल की, 1 साल तक तो जेल में रहना होगा और इस चीज को बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है, तो 1 से 5 साल की सजा होगी। फाइन जो होगा वो 15,000 होगा। बट अगर कोई माइनर महिला है, राइट, नाबालिग महिला है या फिर कोई महिला शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो फिर उस केस में जेल मिनिमम 3 साल की होगी और ये 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो 10 साल की सजा है इस कन्वर्जन में, तो ये चीज है। और फाइन भी होगा 25,000 रुपए का। तो ये चीज बताई जा रही है। और देखिए अगर कोई ऐसे सोशल और सामूहिक विवाह के बारे में आपने सुना होगा, कई बार सामूहिक विवाह वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा पाया जाता है कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार का मास कन्वर्जन कर रहे हैं विवाह के पर्पस के लिए, तो सामने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। इस कानून से रिलेटेड जो आज की डेट में कंट्रोवर्सी, जो विवाद हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर अगर बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मतलब केस में अपना जजमेंट दिया है और केस जो था वो था सलामत अंसारी प्रियंका खरवार केस हम लोग को देखने को मिला था। तो इसका जब इन्होंने जजमेंट दिया था तो इन्होंने 2 बातें कही थी, ध्यान से सुनना। पहली चीज उन्होंने ये मेंशन करी थी कि एक इंडिविजुअल के पास उसका खुद का अधिकार है, यानी कि किसके साथ उनको रहना है, किसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है, तो इन सब डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो एक इंडिविजुअल का खुद का होता है। और ये जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है।
तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक इंडिविजुअल की ये कहती हैं कि एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना। इसी के साथ इन्होंने ये चीज भी मेंशन करी कि इन्होंने अपने किसी पुराने केस में जजमेंट जो दिया था उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर शादी करने के लिए अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो माना नहीं जाएगा, वो अस्वीकारनीय होगा। और ये जो इनका पुराना केस था, इस केस में जो इन्होंने जजमेंट दिया था, ये वाला जो मैंने ये आपको बताया कि मैरिज अगर कोई कर रहा है और उस मैरिज करने के लिए अगर अपने धर्म को परिवर्तन कर रहा है तो वो माना नहीं जाएगा। इन्होंने उस अपने पुराने जजमेंट को खारिज कर दिया, कहा कि पुराना जजमेंट जो था वो सही नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही डायरेक्शन है कि अगर एक दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैरिज करने के लिए उनको अगर जरूरत पड़े अपने धर्म को कन्वर्ट करने की तो वो कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन जब सामने आया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, राइट, तब उसके एक दिन बाद यानी कि ये जजमेंट के एक दिन बाद ही ये वाला कानून हमें देखने को मिल रहा है जो आज अपन डिस्कस करना है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो कंट्रोवर्सी यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद के इस जजमेंट को फॉलो नहीं किया और ये चीज डिक्लेयर कर दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैरिज होती है और मैरिज पर्पस के लिए अगर किसी का धर्म कन्वर्ट होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो वो माना नहीं जाएगा। तो ये चीज कंट्रोवर्सी उठा रही है और जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचनाएं जिस तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसमें मेनली जो कंसेप्ट है लव जिहाद का वो बार बार सामने आ रहा है। जो इसकी आलोचनाएं कर रहे हैं वो उनका कहना यही है कि लव जिहाद जो है उसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही कोई लीगल बेसिस इसका हम लोग को लव जिहाद के कंसेप्ट का देखने को मिलता है, राइट। इन्होंने भी यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म जो हो रहे थे यानी कि जो आलोचनाएं जो कर रहे थे इसकी, तो उन्होंने भी मेंशन किया आर्टिकल 21 को कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है कि एक इंडिविजुअल अपने चुनिंदा यानी कि अपनी चॉइस के पर्सन के साथ मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इन्होंने आर्टिकल 25 को भी यहां पर मेंशन किया। तो देखो ये सब जो आर्टिकल्स है ना, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। इन्होंने आर्टिकल 25 को भी मेंशन किया जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मतलब किसी भी जिस भी धर्म को उन्हें फॉलो करना है उस धर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट, अपना रिलीजन कन्वर्जन करा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। या फिर उनको अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है तो ये वाली भी चॉइस है उनके पास। तो ये पूरी चॉइस जो होती है कि एक इंडिविजुअल किस धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं या किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहते, ये पूरा उनके ऊपर ही है और ये आर्टिकल 25 के अंदर है। तो उन्होंने यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं यानी कि जो आलोचनाएं कर रहे हैं उन्होंने भी ये दोनों चीजों को सामने रखा और यही चीज मेंशन करी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि एक इंडिविजुअल अपनी पसंद के लोग के साथ, अपनी पसंद के इंसान के साथ अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मर्जी से वो अगर रिलीजन कन्वर्जन कर सकते हैं, तो फिर क्या गलत है इसमें। तो ये आलोचनाएं सामने आ रही है क्योंकि देखो आप इसको प्रैक्टिकली समझो थोड़ा सा, राइट। जैसे कि दो लोग को शादी करनी है, अब शादी करने के लिए पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है ट्रेडिशन वगैरह को देखते हुए कि उन्हें अपना धर्म कन्वर्ट कराने की आवश्यकता पड़ रही है और मतलब दो इंडिविजुअल साथ में रहना चाहते हैं, राइट। तो अगर वो साथ में रहना चाहते हैं और उसके लिए अगर वो धर्म परिवर्तित कर रहे हैं यानी कि मतलब रिलीजन कन्वर्जन उनका अगर करना पड़ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजें ही अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये चीज यहां पर क्रिटिसिज्म की तरफ से आलोचनाएं जो हम लोग को सामने देखने को मिल रही है। तो देखो जो चीज है न्यूज में वो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं अपने अभी कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं और मैं भी आपसे यही चीज बोलूंगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और इस प्रकार का कोई हॉट टॉपिक अगर आता है, राइट, तो इसमें कोशिश बस यही करना कि आप बैकफुट में होकर जो है वो आंसर लिखना। बैकफुट में होकर आंसर लिखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी चीज है जो कि एक इंडिविजुअल के काफी पर्सनल होती है, एक इंडिविजुअल की काफी पर्सनल होती है। कोई भी अपने रिलीजन के बारे में कुछ गलत सुनना भी नहीं चाहते, राइट, और मतलब होता है ये बहुत बार। और जब आप अपना आंसर मेंशन करेंगे तो बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज जो मेंशन्ड है उसके बारे में लिखेंगे और जो आपने न्यूज में देखा है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। उसके बाहर का कोशिश करिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आंसर नहीं लिखिएगा। देखो मैं हर एक जैसे कि जो भी टॉपिक्स वगैरह आते हैं उसमें आपको बोलते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस को ऐड करो, अलग अलग ओपिनियंस को ऐड करो, फिर आपके आंसर को बनाओ। बट हाँ, यहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स मत जाना क्योंकि आप आंसर लिखोगे, मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन और आप जब आंसर लिखोगे, मैं नहीं चाहता क्योंकि आप में से कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कॉपी कौन चेक कर रहा है। तो अगर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आपके ओपिनियन पसंद नहीं आए
तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल क्योंकि देखो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है कि आप जो है वो चीजों को अच्छे से एनालाइज करो और रैशनल तरीके से मेंशन करो। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिसको आप अगर मेंशन करोगे और सिचुएशन अगर खराब हुई तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है ना आपको, क्योंकि आपको तो मार्क्स गेन करना है, क्योंकि आपको तो पोजीशन चाहिए, राइट। आपको एग्जाम क्रैक करना है। अब एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर आप स्ट्रेटेजिकली चीजों को नहीं करोगे तो दिक्कत तो आ सकती है। तो इसीलिए बस मैं कह रहा हूं, बाकी मेरा और कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। सेकंड, तो ये चीज बस मेरी थोड़ी सी ध्यान में रखना और शांत दिमाग से सोचना कि मैं क्या सही कह रहा हूं या गलत, राइट। तो ये वाली चीज है, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन और आपके सिलेक्शन के लिए ही मैं यहां पर काम करता हूं। आगे की बात करें तो इससे एसोसिएटेड क्या चिंताएं और क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, जो अगर हम लोग बात करें लव जिहाद की, तो ये लव जिहाद का कानून जो है वो वास्तविक खतरा इस कानून की अस्पष्टता में हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कानून जो मैरिज वाला जो सामने आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है लव जिहाद वाली इशू को, और बट लव जिहाद वाले इशू को इसने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, राइट, रखा नहीं है सामने यहाँ पे। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कानून के अंदर कुछ ऐसे शब्द हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जैसे कि अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, बलपूर्वक। तो ऐसे शब्द जो हैं इसका उपयोग यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर दो लोगों के बीच में मैरिज होती है और अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और मैरिज से पहले अगर उन्होंने अपने धर्म को कन्वर्ट कर दिया तो उनकी मैरिज के ऊपर खतरा बन सकता है, फर्स्ट पॉइंट। और अब दो लोग जब एक साथ रहना चाह रहे हैं, उनको एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कानून इस प्रकार के इश्यूज लेकर आएगा तो ये हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि कानून उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, क्योंकि दो लोग तो एक साथ रहना चाहते हैं, उनकी खुद की मर्जी है एक साथ रहने की, राइट। बट कानून क्या कह रहा है कि आप मैरिज करने के लिए अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब गाइस इस केस में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल ने जो धर्म परिवर्तन किया है, रिलीजन कन्वर्जन किया है, वो मैरिज के लिए किया है कि नहीं किया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, दो लोग साथ में रहना चाहते हैं, उन दो में से जैसे एक ने अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया, और अगर उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा कि आपने धर्म को कन्वर्ट क्यों किया, तो वो तो ये डेफिनेटली नहीं बोलेंगे कि मैरिज के लिए किया। वो तो ये मेंशन करेंगे कि उनको धर्म में फेथ है, उनको धर्म में जो है वो आस्था है, इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि वो कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कानून के पेज के अकॉर्डिंग बातें करेंगे। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि वाकई में मैरिज पर्पस के लिए ही रिलीजन कन्वर्जन हुआ है। तो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, बहुत मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना। और इसका पूरा जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो एक जज का ही होगा, जब केस इस प्रकार का जब सामने आएगा, नोटिस पीरियड जो हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलेगा उस बीच, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखी इस केस के बारे में पूरी, और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो इस कानून के बारे में जानना, और मेंस पर्सपेक्टिव से एक जनरल आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके जो क्रिटिसिज्म है स्पेशली वो, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। जो कि मैंने भी आपको बताया कि जो आज की डेट में क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगर व्यू की हम लोग बात करें तो एक केस था लिली थॉमस और सरला मुद्राल एक केस हम लोग को देखने को मिला था। तो ये दो केसेस थे, दोनों ही मामले में जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये चीज मेंशन किया, वही जो मैंने भी आपको बताया था फेथ के बारे में, कि अगर एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तभी मान्य होगा, तभी उसका आधार होगा जब सामने वाले व्यक्ति का फेथ, सामने वाले व्यक्ति की आस्था, वास्तविक आस्था उस धर्म में होगी। जब सामने वाले व्यक्ति की वास्तविक आस्था उस धर्म में नहीं है तो फिर वो मतलब धर्म परिवर्तन का कोई फिर आधार ही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो कहीं ना कहीं से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज भी यही हैं कि अगर मैरिज पर्पस के लिए अगर रिलीजन कन्वर्जन होता है तो वो ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि रिलीजन कन्वर्ट करना वो इंपॉर्टेंट ये तभी कहलाया जाएगा जब एक इंडिविजुअल की आस्था उस रिलीजन पे होगी, ठीक है। तो ये थी पूरी ओवरऑल न्यूज इससे रिलेटेड, और काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। होपफुली आपको चीज क्लियर हो गई होगी। और आपके क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर आपके पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं आप लोग, अगर चाहें तो, राइट। बाकी एग्जाम में कोशिश करना कि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस लॉज के वाले ही आंसर आपके होने चाहिए, राइट। या फिर आप जो चीज पेपर में पढ़ रहे हो, जो चीज मैंने भी आपको बताई, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग से चीजें आपको नहीं बताई है, जो भी चीज बताई है वो आर्टिकल्स वगैरह में जो मेंशन था उसी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, राइट।
गाइस अब बात कर रहे हैं हम लोग सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। सुबनसिरी प्रोजेक्ट कहां पर है? तो सुबनसिरी नदी जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर जो बहती है, तो वहीं पर ही इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम की बॉर्डर पर। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रेविटी डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये ग्रेविटी डैम होता क्या है? तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, डैम को क्या किया जाता है, बस उसमें एक मजबूत दीवार टाइप की जो है वो तैयार कर दी जाती है। कंक्रीट मटेरियल जो हम लोग को देखने को मिलता है, या एक बड़ा सा पत्थर जो है, यानी कि पत्थर दीवार वगैरह आप कह सकते हो, तो वो वहां पर जो है वो लगा दिया जाता है, जिससे कि पानी जो है वो वहां पर रुक सके, राइट, और पानी जो है वो स्टेबल हो सके। तो इसको सिंपली ग्रेविटी डैम बोलते हैं। सिंपल सी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है। ये सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक ग्रेविटी डैम हम लोग को देखने को मिल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसको बनाया जा रहा है। सुबनसिरी नदी, जिसे गोल्ड रिवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये नदी तिब्बत प्लेटू में ओरिजिनेट हुई है और ये इंडिया के अंदर एंटर होती है मिरी हिल्स के जरिए। कौन सी हिल के जरिए, कौन सी पहाड़ी के जरिए? मिरी हिल के जरिए अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर होती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी जो ट्राइब्यूटरी है वो सुबनसिरी नदी हम लोग को देखने को मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सुबनसिरी है। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्राइब्यूटरीज के नाम, और ब्रह्मपुत्रा नदी से रिलेटेड अगर आपको कुछ फैक्ट्स पता है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। ये जो प्रोजेक्ट है गाइस, ये डेवलप किया जा रहा है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, और ये सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट होगा तो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो इंडिया के अंदर होगा वो सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हम लोग को देखने को मिलेगा, या प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है 2023 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इस एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं हमारे बैचेस से रिलेटेड। अगर आप सिविल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स का बैच है जिसमें आपको पीडीएफ मिलती है और आपके लाइव डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड डेली आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं लाइव सेशन के दौरान। सेकेंडली, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं और हर महीने 200 प्लस एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, यानी कि मिनिमम 200 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स से रिलेटेड उसी महीने के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जनरल स्टडीज का हमारा प्रॉपर बैच है जीरो से तैयारी का, जिसमें जीएस 1 2 3 4 पूरी तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाती है प्रॉपर तरीके से, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। और मेंस आंसर राइटिंग का बैच हमारा ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारे बैचेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, राइट। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैचेस से रिलेटेड, आपको डायरेक्टली बैच का नाम जो है वो लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर। और अगर आप बिना, जैसे कई बार होता है ना कि बिना मतलब नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप आता है, आप सिंपल सा काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखो आपको एक लिंक मिलेगी, वो व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मैसेज जो है वो कर सकते हो व्हाट्सएप पर, राइट। और गाइस, इस करंट अफेयर्स की क्लास को आपको कैसे अप्रोच करना है तो मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी चीज ये है कि हम लोग पहले ही हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो है उनको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को गो थ्रू करना है, राइट। इसमें आपको जो भी पढ़ते समय जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको आप एक जगह पर जो है वो लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपके लिए लेक्चर आता है, उस लेक्चर को आपको जो है वो कवर करना है, राइट, यानी कि देखना है बहुत अच्छे से। तो उससे फायदा क्या होगा, तो देखो एक बार आपने उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर क्लास के दौरान दोबारा से आप उस टॉपिक को जो है वो पढ़ लेते हो। फिर हमारा एक डाउट सेशन होता है, लाइव डाउट सेशन हर दिन, उस दिन आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, यानी कि उसी सेम डे के टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, राइट, सेम डे के टॉपिक्स में। और ये इस प्रकार से आपको ये क्लासेस को अप्रोच करना है। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप फायदा ये होगा, आपकी मेमोराइजिंग पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि एक टॉपिक पर एक बहुत अच्छी कमांड जो है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप होगी, राइट। और आप 2 बार टॉपिक को जो है वो कवर कर चुके, 2 टाइम्स, एक तो आपने खुद से किया, एक लेक्चर के दौरान आपने टॉपिक को कवर कर लिया, और इससे कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा और आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस को अप्रोच करना है। इस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इंटरपोल। क्या मुझे कोई बता सकता है इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं कि जैसे कि इंडिया को इंटरपोल के साथ बातचीत करनी है, वार्ता करनी है, या इंटरपोल अगर कुछ अपने डिसीजन
लेकर आ रही है, ऑर्डर लेकर आ रही है और उसे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कराना है, तो वो किससे बात करेगी? मतलब कुल मिलाकर मध्यस्थ की बात करते हैं, इंडिया और इंटरपोल के बीच में कॉन्टेक्ट को कौन स्टैब्लिश रखता है, राइट? तो वो है सीबीआई। हमारी जो सीबीआई है, यानी कि इंडिया को अगर इंटरपोल से कुछ काम है तो इंडिया सीबीआई को जो है वो काम सौंपेगी और हमारी जो सीबीआई है वो इंटरपोल के साथ बातचीत करेगी। तो ये आपको सीबीआई याद रखना है। आपने अगर इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत अगर किताब पढ़ी होगी तो आपको पता है कि लक्ष्मीकांत की किताब में जब सीबीआई का जब चैप्टर आता है तो उसमें क्लियरली ये वाली बात जो है वो लिखी हुई है कि सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ डील करती है। हमारी कंट्री में इंटरपोल के साथ डील करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इंटरपोल ने इलेक्ट किया है हमारे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को। हमारे सीबीआई के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं, जो प्रवीण सिन्हा विशेष निदेशक जो है, तो इन्हें एशिया के डेलीगेट के तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट किया गया है। एशिया के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है अपनी कार्यकारी समिति में। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, इंटरपोल ने इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, कार्यकारी समिति जो है, उसमें प्रवीण सिन्हा को इलेक्ट किया है जो कि हमारे सीबीआई के विशेष निदेशक हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है क्या, कार्यकारी समिति है क्या। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर 13 मेंबर्स हैं कुल, जो कि अलग अलग देशों से आते हैं। इसमें 9 डेलीगेट्स हैं, 9 प्रतिनिधि सदस्य हैं और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और 1 प्रेसिडेंट होते हैं इंटरपोल के। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में होता है। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या होता है? तो ये सुपरवाइज करती है, ये समिति इंटरपोल महासभा जो है, इंटरपोल की जनरल असेंबली जो है, उसके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय जो होते हैं, उसके निष्पादन और इसके मुख्य सचिवालय के प्रशासन और कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। मतलब सिंपल तरीके से कि इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है, ये जो भी पर्टिकुलर मैटर पर अपना डिसीजन लेती है, तो उस डिसीजन को लागू करने या फिर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है, राइट? और इवन जो जनरल असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट हम लोग को, जनरल सेक्रेटेरिएट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसके काम को भी सुपरवाइज करती है, चेक करती है कि वो सब काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एक साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है इंटरपोल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और उस मीटिंग के दौरान ये पॉलिसी सेट करती है कि इंटरपोल किस डायरेक्शन में काम करेगी, क्या इसकी पॉलिसी होगी। एक्चुअली में जो जनरल असेंबली जो पॉलिसी तैयार करती है, राइट, तो उसको जो है ये आगे बढ़ाती है, राइट, या फिर सेट करती है ऑर्डर पे कि किस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना है, राइट, यानी कि किस तरीके से इस फलाना डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है। गेटिंग इट? तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है गाइस? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरपोल। ये 194 मेंबर का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है, याद रखना है आप लोगों को कि फ्रांस लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल बनाई गई थी 1923 में एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पर, और 1956 में इसने अपने आप को इंटरपोल कहना शुरू कर दिया। और इंडिया ने इंटरपोल को ज्वाइन किया था 1949 में, और इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंटरपोल की। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। और इंटरपोल ने कुछ ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स, वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्य भी घोषित किए हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, दुनिया भर में मतलब आतंकवाद को जो है वो मिटाना, खत्म करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, प्रमोटिंग बॉर्डर इंटीग्रिटी वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में सीमाओं की अखंडता को बढ़ावा देना, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, कमजोर समुदाय की सुरक्षा करना, प्रोवाइडिंग अ सिक्योर साइबर स्पेस फॉर पीपल एंड बिजनेसेस, लोगों और व्यवसायों के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना, कर्बिंग इलिसिट मार्केट, जो हम लोग को अवैध बाजार जो देखने को मिलता है उस पर अंकुश लगाना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके अलावा एनवायरमेंट सिक्योरिटी को ये सपोर्ट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कई बार लोग कंफ्यूज होंगे कि इंटरपोल का एनवायरमेंट से क्या लेना देना, क्योंकि इंटरपोल जैसे ही सुनते हैं लोग, उनके दिमाग में वो क्राइम आ जाता है कि ये पूरे दुनिया भर में जैसे टेररिज्म है, क्राइम जो है ग्लोबल लेवल के, उसको कर्ब करने के ऊपर, उसको खत्म करने के ऊपर काम करती है। बट देखिए, एनवायरमेंट जो पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा पर भी ये काम करती है, सपोर्ट करती है एनवायरमेंट सिक्योरिटी को, साथ ही साथ ग्लोबल इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है, वैश्विक समीक्षा को बढ़ावा देती है ये। तो ये सब इसके
लक्ष्य, इसके गोल हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया इंटरपोल जनरल असेंबली के बारे में, क्योंकि इस असेंबली के डिसीजन को बताइए जरा, इंटरपोल जनरल असेंबली के डिसीजन को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, बताइए जरा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी ना। और बताइए जरा उनका नाम भी बताइए कि इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में अभी किसको जो है वो एज अ मेंबर के तौर पर चूज किया गया है, इलेक्ट किया गया। बताइए जरा, इंडिया में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर का नाम लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर, देखते हैं किसको कितना याद है अभी तक। तो इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो है, यह है इंटरपोल की जनरल असेंबली, इंटरपोल महासभा, सर्वोच्च शासी निकाय है ये। और इसके अंदर सभी इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, इंटरपोल के टोटल कितने मेंबर हैं बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, अभी पढ़ा है तुरंत आपको, बताइए जरा, इसके आंसर लिखते जाएं आप, कमेंट करते जाएं। और हर साल जो है वो इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, और इसका जो सेशन जो होता है वो 4 दिन का चलता है, राइट। और साथ ही साथ वेरियस इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, इसकी जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, उस पर वोटिंग भी जो है वो यहां पर डाली जाती है। और हर एक कंट्री जो है उसकी तरफ से एक या एक से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होते हैं, डेलीगेट शामिल होते हैं असेंबली में, हर एक कंट्री की तरफ से, इसकी मेंबर कंट्री की तरफ से। और जो लोग शामिल होते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, वो उस कंट्री के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चीफ होते हैं। अपने अपने देशों के मतलब जो प्रतिनिधि जो आते हैं वो अपने अपने देशों के कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं। और असेंबली इवन इलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को, यानी कि इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को, जो कि अभी इलेक्ट किया, राइट। और साथ ही साथ ये गवर्निंग बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन देती है कि जिस समय ये असेंबली सेशन में नहीं होती, यानी कि ये असेंबली हमें देखने को मिलता है एक ही बार इसकी बैठक होती है, बट पूरे साल भर जिस समय ये असेंबली सेशन में नहीं होती, तो उस समय मेजर डिसीजन जो है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा लिया जाता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इंटरपोल से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अब बात करेंगे पेपर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक के बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था 2001 में शंघाई चाइना में, और जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2001 में इसे बनाया गया था, और जो साइन जो किया गया था इसके चार्टर को, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर को, वो 2002 में किया गया था, राइट। और ये चार्टर 19 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ था, यानी कि ये लागू जो हुआ था, इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। तो 2001 में बनी ये बॉडी, 2002 में इसके चार्टर में साइन किया गया, और 2003 में ये फाइनली लॉन्च हो गई, आप ये कह सकते हैं, राइट। ये केम इनटू फोर्स, राइट। और शंघाई 5, आपको ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है, पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस नाम से नहीं बनी थी, ये पहले शंघाई 5 के नाम से जानी जाती थी। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है रशियन और चाइनीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रूसी और चीनी जो है वो उसकी आधिकारिक भाषा है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर हम लोग को देखने को मिलता है, चार्टर, तो ये सदस्य राज्यों के बीच संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है, कि मतलब कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं ये आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक जो है वो रहें। और इसके जो 5 मेंबर्स या फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें, जो शंघाई 5 के नाम से जो जाने जाते थे जिस समय ये बॉडी बनी थी, तो वो थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये पहले 5 मेंबर थे। आज की डेट में कोई बता सकता है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो आपको याद रखना है कि आज की डेट में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 8 मेंबर्स हैं, और अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है 2017 में। तो ये 8 मेंबर्स के नाम क्या क्या हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट।
गाइस थोड़ी सी स्टोरी शंघाई 5 के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले शंघाई 5 हुआ करती थी। इसे 1996 में बनाया गया था। 4 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, राइट, और चाइना, 4+1। तो ये जो पूर्व सोवियत गणराज्य जो थे, यानी कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक कंट्री जो थी, और चाइना, इन्होंने जो है वो बातचीत करना शुरू किया। कैसी बातचीत करना शुरू करी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, यहां पर डीमिलिटराइजेशन जो है वो करना है, विसैन्यीकरण करना है। मतलब कि यहां पर किसी प्रकार से एक दूसरे कंट्री एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं, किसी प्रकार से मिलिट्री एक दूसरी कंट्री की एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं, शांति बरकरार रहे, स्टेबल रहे यहां पर चीजें, और एक दूसरे की टेरिटरी को हड़पना नहीं है, डिमार्केशन जो है वो, बॉर्डर डिमार्केशन जो है वो नहीं करनी है। मतलब कि एक स्थिरता जो है वो यहां पर सुनिश्चित करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। इसके पर्पज से शंघाई 5 जो है वो बनी। फिर बाद में जाकर 2001 में हमें देखने को मिला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिस समय उज्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। तो शंघाई 5 का नाम चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, क्योंकि 5 मेंबर की जगह अब 6ठा मेंबर ज्वाइन हो गया उज्बेकिस्तान। फिर 2017 में 2 मेंबर और ज्वाइन हो गए। तो ऐसे करके कितने मेंबर्स हो गए टोटल? 8 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं आज की डेट में, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, राइट। तो ये चीज है। तो इनका काम यह है कि आपस में मिलजुल कर रहें, राइट, इफेक्टिव तरीके से कॉपरेट करें, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, व्यापार में, ट्रेड में, यानी कि इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, राइट, अनुसंधान में, रिसर्च वगैरह में, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, और संस्कृति में, साथ ही साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये सब साथ में मिलकर इंश्योर करते हैं कि यहां पर पीस और सिक्योरिटी रहे, सुनिश्चित करते हैं कि यहां पर सुरक्षा और शांति जो है वो बरकरार रहे, इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी रहे, राइट। और साथ ही साथ फोकस करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्क संगत और नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना और उसको बढ़ावा देना, इस पर ये मेनली फोकस करते हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि यूरेशियन कंट्रीज कौन सी होती है? यूरोप की कंट्री और एशिया की कंट्री, इनके साथ संबंध बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूरोपियन देशों में और एशियन देशों में अपने संबंध जो है वो बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। कैसे रिलेशनशिप? जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आर्थिक और भू राजनीतिक संबंध जो है वो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है इंडिया को सेंट्रल मतलब एशिया के साथ कनेक्ट करने का। और हमारी जो पॉलिसी है, मध्य एशिया संपर्क नीति जो है हमारी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक सशक्त मंच हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इवन अभी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में स्थिति खराब है, तालिबान का पूरा कंट्रोल है। तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करके, डिस्कशन करके स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अफगानिस्तान की। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए एकमात्र बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिससे कि हम हमारी नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके साथ जो है उस संबंध बढ़ा सकें, राइट, और सुधार सकें। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस जीएस पेपर 2 के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। ओपेक के बारे में हम लोग बात करेंगे और ओपेक प्लस के बारे में बात करेंगे। फिर समझेंगे कि ये टॉपिक ओपेक का न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला। ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो देखो ओपेक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज का जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह संगठन का गठन हुआ था, बनाया गया था, स्थापित किया गया था इराक के अंदर, राइट, इराक बगदाद में हुआ था। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960 में, 1960 में 5 कंट्रीज के द्वारा। ये कंट्री कौन सी हैं, तो इनके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, वेनेजुएला। तो ये 5 कंट्री और ये फाउंडर मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं ओपेक की, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थायी
अंतर सरकारी संगठन है। और गाइस ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो अपने सदस्य देशों के मध्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, यानी कि कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज को मेंबर कंट्रीज के अमंग। और उपभोक्ता राष्ट्र जो हैं, जो कंज्यूमिंग नेशन जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट कराते हैं, उनके लिए पेट्रोलियम की सफल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, कि जो तेल बाजार जो है, ऑयल मार्केट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको स्टेबल बना के रखना। राइट, किनके लिए, जो कंज्यूमिंग नेशंस हैं, यानी कि जो कंट्रीज पेट्रोलियम को इंपोर्ट कराती हैं, तो उनके लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट्रोलियम के प्राइसेस जो है वो एकदम ज्यादा हाई जो है वो आपने कर दिया है, आपस में मिलकर दिया। कुछ ही कंट्री है जिनके पास हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है, राइट, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है वो पक्षपात करना शुरू कर दें, राइट, किसी कंट्री को महंगे में दे, किसी को सस्ते में दे, अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को सस्ते में दे, जो फ्रेंडली कंट्री नहीं है उसको बहुत महंगे में दे, तो इससे जो कंज्यूमिंग नेशंस है उनको प्रॉब्लम आएगी, राइट। और सप्लाई चेन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बरकरार रखना, स्टेबल रखना, तो ये ऑब्जेक्टिव ओपेक का हम लोग को देखने को मिलता है। इवन कि जो लोग ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी एक फेयर रिटर्न मिलना चाहिए, इस चीज को सुनिश्चित करने का उद्देश्य जो है वो इस संगठन का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर ओपेक का कहां पर है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। और ओपेक की मेंबरशिप जो है वो सभी कंट्रीज के लिए ओपन है, राइट। और ऐसी सभी कंट्रीज के लिए ओपन है, इसमें दो चीज ध्यान में रखनी है कि वो कंट्री होनी चाहिए, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि वो कंट्री ऑयल एक्सपोर्टर हो, यानी कि तेल का निर्यात करे। और दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर ओपेक के जो आइडियल्स हैं, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संगठन के जो आदर्श जो है, आइडियल्स जो है, उसको वो कंट्री शेयर करती हो, राइट। तो ये दो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है ओपेक की मेंबर बनने की। सिंपल सी, ऑयल एक्सपोर्टर होनी चाहिए वो कंट्री, और दूसरी ओपेक के जो आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस अभी उद्देश्य की बारे में हमने बात करी, तो उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए अगर वो कंट्री एग्री हो रही है तो फिर वो कंट्री ओपेक का हिस्सा बन सकती है। अब सवाल ये उठता है, ओपेक के बारे में तो ये हमने पूरी चीज जानकारी ले ली, अब ओपेक प्लस क्या है। तो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है ओपेक प्लस, और गठबंधन वर्ष 2017 से तेल बाजारों में की जाने वाली आपूर्ति में सुधार कर रहा है। तो ये ओपेक प्लस जो है वो अलायंस है, राइट, क्रूड प्रोड्यूसर्स का, राइट। तो ओपेक कंट्री जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, आप ये कह सकते हो ओपेक कंट्री प्लस उनकी अलाइज, यानी कि उनकी और फ्रेंडली कंट्रीज, तो ये मिलकर ओपेक प्लस जो है वो बनाती है। ओपेक प्लस में कौन सी कंट्री है, ये हमें देखने को मिलती है, अजरबैजान, बहरीन, राइट, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। कभी कभी डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि ओपेक प्लस कंट्री में से बताइए इन फलाना ऑप्शन में से कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और देखिए गाइस, जब भी मैं आपसे लोकेशन की बात करूं, राइट, कि ये फलाना कंट्री जो है वो मेंबर कंट्री है, या किसी भी लोकेशन का अगर मैं जिक्र करूं, तो आपकी एक हैबिट आपको बनानी है कि आपकी स्टडी टेबल के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाली जो दीवार है, वहां पर आपको एक बड़ा सा मैप जो है वो लगाना है। और जैसे ही मैं बोल रहा हूं किसी कंट्री का नाम ले रहा हूं, तुरंत आपको मैप की तरफ जो है वो देखना है और लोकेट करना है उस पर्टिकुलर कंट्री को। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओपेक प्लस जो है गाइस, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि चाइना, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है, राइट, तो ये कमिट नहीं कर रहा है कि ये अपने रिजर्व से ऑयल को रिलीज नहीं करेगा। एक्चुअली बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको समझाता हूं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी कंट्रीज, राइट, जो ऑयल को कंज्यूम करती है लार्ज लेवल पर, जैसे कि इंडिया, जापान, चाइना, राइट, तो ये कंट्री भारी मात्रा में इंपोर्ट कराती है ऑयल को, तो और इनके पास एक रिजर्व भी होता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, यानी कि अपने पास तेल को जो है वो अलग से बचा कर रखती है कि कभी कोई सप्लाई चेन डैमेज होती है, यानी कि कभी कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि इनके पास इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट नहीं करवा पा रहे ऑयल को, तो इनके पास ऑलरेडी एक रिजर्व होता है, राइट, कि जिस रिजर्व पे ये तेल जो है वो रखते हैं और जरूरत आने पर इस रिजर्व से तेल जो है वो निकालते हैं, राइट, तो मेंटेन करते हैं रिजर्व को। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि आज की डेट में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए,
राइट 60% से ज्यादा बढ़ गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ये फास्टेस्ट इंक्रीज है सन 2000 से। यानी कि सन 2000 से सबसे ज्यादा ऑयल के प्राइसेस अभी अभी बढ़े। अब कैसे बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि लॉकडाउन के कारण हमें देखने को मिला कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई थी, जिसके कारण से तेल की कीमतें जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सभी कंट्री से कहा था कि भैया आप अपने मतलब अभी आप इंपोर्ट मत कराओ, आप अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से एक काम करो कि वो तेल को जो है वो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को दो या फिर उसका उपयोग करो, राइट। कि जिससे कि क्या होगा कि मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रही है कि डिमांड और सप्लाई में इशू हो गया है। अब बात को समझिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट। क्योंकि सप्लाई चेन डैमेज हो गई, तब क्या होगा, प्राइसेस हाई होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे। और पेट्रोलियम की डिमांड तो आप जानते हैं कि हाई रहती ही है, तो प्राइस इसी के कारण बढ़ रहे हैं और सप्लाई जो है वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है वो ऑयल का अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से उसको रिलीज करें, या फिर बाहर अपने मार्केट में जो है वो रिलीज करें, या फिर आप दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हो उन तक जो है वो पहुंचाएं, दूसरे कंज्यूमिंग नेशन तक जो है वो पहुंचाएं। तो बट अभी चाइना जो है वो उस चीज पर एग्री नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला। और गाइस यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये संकेत हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ये वाली बात जो डेवलपिंग कंट्री से कही है, तो ये एक प्रकार से ये संकेत दे रही है, डायरेक्शन दे रही है ओपेक को, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगी, जिसे हम लोग ओपेक प्लस कहते हैं, है ना। दोनों के बारे में अभी हमने चर्चा करी, ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ओपेक प्लस से ये कह रहा है कि अभी जो ये एक एग्रीमेंट लेकर आने वाली है, राइट, कि जिस पर ये डील करेंगे कि हर महीने 4 लाख बैरल हर दिन जो है वो प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन जो है वो करेंगे पेट्रोल का। तो इस पर ये विराम लगाए, इस पर थोड़ा सा रोक लगाए, पॉज करें अपने इस डील को, अपने इस एग्रीमेंट को। मतलब ओपेक प्लस एक एग्रीमेंट कर रही है कि हर दिन 4 लाख बैरल जो है ये प्रोड्यूस करेगी पेट्रोलियम को, राइट। तो उसको बोल रहे हैं कि अभी उस पर आप पॉज लगाएं, राइट। बट ये संगठन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, ओपेक प्लस इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। बट मेनली जो है वो आपको जानकारी जो होनी चाहिए थी वो ओपेक प्लस के बारे में, ओपेक के बारे में, जिसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्वास्थ्य से संबंधी जो मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं उनमें ये टॉपिक यानी कि आपसे पूछा जा सकता है। इस स्कीम की एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनिए आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है गाइस, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, पूरी तरह से फाइनेंस है गवर्नमेंट के द्वारा, और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है ये। क्वेश्चन अक्सर ये बन सकता है कि इस स्कीम में क्या बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस में तो आप समझ गए होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है कि अगर किसी को कोई चोट लग गई या अचानक से प्रॉब्लम हो गई, कोई भी स्वास्थ्य एकदम से खराब हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में जाने की जरूरत है, जैसे आजकल हार्ट अटैक के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, किडनी फेलियर, बहुत सारे तो इश्यूज है आज की डेट में, है ना। तो लोग बाग हॉस्पिटल जाते हैं और आपको पता है गाइस कि लोगों का, स्पेशली गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है अगर गरीब के परिवार में अगर किसी को कोई एक गंभीर बीमारी है, राइट, तो बहुत दिक्कत हो जाती है एक व्यक्ति को बचाने के लिए। तो इसीलिए सरकार ये इंश्योरेंस स्कीम लेकर आई है कि जो भी गरीब लोग जो हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। कैशलेस ट्रीटमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल में जाना है और आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाना है और उनका तुरंत इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। और ना ही सिर्फ इलाज शुरू होगा, दवाइयां तक फ्री में मिलेंगी। प्लस जैसे कि होता है ना कि जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं, एक्सरे करवाया जाता है, एमआरआई करवाई जाती है, सब फ्री में, टोटली हर प्रकार का इलाज इसके अंदर फ्री में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं ये सर्दी जुकाम, ये प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, जो गंभीर बीमारी वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसका मुफ्त में इलाज जो है वो करवाया जा रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। अक्सर क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम में कितने रुपए का इंश्योरेंस जो है वो हो रहा है। तो याद रखना ये वाली बात, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। बट क्या ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के लिए? नहीं, हर फैमिली के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो बीमा हो रहा है वो प्रति परिवार का हो रहा है, ना कि प्रति व्यक्ति का। प्रति परिवार आपको याद रखना है, पर फैमिली पर ईयर। देखिए, आपने कभी इंश्योरेंस स्कीम ली होगी, नहीं ली है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए तो जरूर लीजिए।
मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि इस चीज ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है ये अक्सर काफी सारे लोग लेते नहीं है, बट आप लोग ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप काफी समझदार लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर परिवार में किसी को भी अगर हेल्थ से संबंधी अगर कोई परेशानी आ जाती है तो वो परिवार के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसका इलाज कराना, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो इसलिए अपने मम्मी, अपने पापा का, अपने फैमिली का एटलीस्ट आप इंश्योरेंस करवाएं, अपना स्वयं का भी इंश्योरेंस है वो जरूर कराएं, मेडिकल इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी होता है गाइस। तो देखिए इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, यानी कि एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एक फैमिली का करवाया जाएगा इस स्कीम के तहत, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। और इसमें कवरेज की बात करेंगे तो लगभग 50 करोड़ इसके बेनिफिशियरी हैं, 50 करोड़। इसलिए बोला जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और या फिर आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा गरीब और वंचित परिवार इसका हिस्सा है, राइट। जो फैमिलीज जो हैं, जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं, पुअर फैमिलीज हैं, वो इसका हिस्सा है। और कैशलेस ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल जाकर सिर्फ बेनिफिशियरी को ये कार्ड दिखाना है, आयुष्मान भारत कार्ड दिखाना है, और उसका इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। सवाल अक्सर ये उठता है कि ये स्कीम कौन लागू करती है, कौन सी एजेंसी, कौन सा डिपार्टमेंट इस स्कीम को लागू करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये इसकी नोडल एजेंसी है जो कि इसको लागू करने के लिए, स्कीम को लागू करने के लिए देखने को मिल रही है, इस योजना को लागू करने के लिए है, राइट। और पूरे इंडिया में ये स्कीम जो है वो लागू हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी, राइट। और ये स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है ये, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स के साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें गाइस तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, एज को लेकर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और इसमें हमें देखने को मिलता है काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है, राइट, कोई बीमारी है पहले से, तो उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते ये लोग, राइट, या फिर वो कूलिंग पीरियड दे देते हैं कि इतने साल बाद जो है वो ये कंपनी आपका इंश्योरेंस जो है वो कवर करेगी, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को पहले से भी कोई बीमारी होगी तो उसका भी इलाज जो है वो डे 1 से करवाया जाएगा। और इवन जैसे कि कई बार होता है ना कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सरे वगैरह का खर्चा होता है, तो ये पूरे खर्चे भी हॉस्पिटल में आने के 3 दिन पहले के पूरे खर्चे कवर्ड होंगे। और हॉस्पिटल के बाद, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी जैसे दवाइयों वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है और भी जैसे टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी मुफ्त होगा 15 दिन तक। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और बेनिफिट्स इस स्कीम के हम लोग को जो देखने को मिलेंगे वो पूरी कंट्री में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है वो, यानी कि बेनिफिशियरी इस स्कीम का, वो इसका बेनिफिट उठा सकता है, राइट। और इसके अंदर 1393 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि ट्रीटमेंट 1393 ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हैं। और ट्रीटमेंट सिर्फ सीमित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाज किया जाएगा, बल्कि दवाइयां भी दी जाएंगी, जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी मुफ्त में करवाया जाएगा, जो फिजिशियन की फीस वगैरह होती है, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं या दूसरा डॉक्टर की टीम या स्टाफ आते हैं तो उनके अलग चार्जेस होते हैं, तो वो भी फ्री है, वो भी इसमें कवर्ड है। रूम चार्जेस भी कवर्ड हैं, ऑपरेशन थिएटर के और आईसीयू के चार्जेस और तमाम तरह के जो चार्जेस होते हैं वो पूरे कवर्ड हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर, और कैसे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लिंक्ड है। अच्छा, क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नहीं। प्राइवेट अस्पताल जो कि लिंक्ड है इस स्कीम के तहत, तो वहां पर भी इलाज होगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल को जो कीमत या रीइंबर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो सेम जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल को भी करवाया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको ज्यादा जो है वो पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से और पब्लिक हॉस्पिटल को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सब एक ही पार पे, यानी कि जितना पैसा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्ट की सर्जरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को जो सरकार जितना पैसा दे रही है इलाज करने के लिए, राइट, सेम उतना ही पैसा सरकारी अस्पताल को भी सरकार
प्रदान करेगी, प्रोवाइड कराएगी। और लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस योजना के माध्यम से हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन बताया जा रहा है कि जिन स्टेट्स ने ज्वाइन किया है इस स्कीम को, इस योजना को, उन स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो शिशु और बाल मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। उन स्टेट के अंदर स्वास्थ्य बीमा का अधिक विस्तार हुआ है, राइट, यानी कि ग्रेटर पेनिट्रेशन हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस का देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो लोग जो है उनको और भी बेहतर सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का जो एक्सेस जो है वो लोगों को मिला है और ज़्यादा मात्रा में। और साथ ही साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस HIV और एड्स से रिलेटेड भी बढ़ी है, जागरूकता भी बढ़ी है। और जो भी स्टेट्स जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है तो उस स्टेट के अंदर 54% तक हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गया है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ गया है, राइट, 54% तक। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, राइट। इसके अलावा ये टॉपिक हम लोग को न्यूज़ में इसलिए देखने को मिला है क्योंकि एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, 5वां एडिशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिलीज हुआ है रिसेंटली, जिसने ये बताया है कि पिछले सर्वे के कंपैरिजन में 12.3% पॉइंट में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, राइट। बताया जा रहा है कि लोग बाग जो है उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के माध्यम से उनको बेनिफिट हुआ है, और ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जागरूकता भी बढ़ी है और हेल्थ इंश्योरेंस लोगों ने करवाया है ज़्यादा मात्रा में, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको बस पता होनी चाहिए और इस स्कीम के बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। और बाकी मेरा आप सभी लोगों से रिकमेंडेशन है कि आप, या सजेशन है कि आप जो है वो अपना और अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। क्योंकि इस पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर, राइट। कभी भी हमें नहीं पता कि किस प्रकार की परेशानी किसको हो जाए, कैसी बीमारी हो जाए, वक्त का कोई भरोसा नहीं। और आज की डेट में पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, मिलावट की चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, हर चीज़ में तो मिलावट है ना। तो और हार्ट अटैक के केसेस और किडनी फेलियर के, और पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, लंग्स के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही हैं, तो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो बट लोगों के पास, जिन लोग के पास इंश्योरेंस होता है तो उनको थोड़ी राहत होती है कि चलो कंपनी जो है वो उसको मैनेज कर लेगी, बट जिनके पास नहीं होता है तो उनका घर बार तक बिक जाता है। तो ये मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना और इंश्योरेंस जरूर एटलीस्ट अपने माँ बाप का तो जरूर करवाओ, ठीक है। चलो गाइस, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।